हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है? 14 और उसका पार्ट नंबर 12। कौन सी क्लास का? 9th क्लास का। नाइन्थ की जो साइंस है उसका 14 नंबर चैप्टर और उसका ये 12वां पार्ट। चैप्टर का नाम सबको पता है, दोबारा लिख दे रहा हूँ। प्राकृतिक संपदा, यानी ऐसी संपत्ति की बात कर रहे हैं जो प्रकृति में अपने आप बनी हुई है, जो किसी मनुष्य ने या प्राणी ने नहीं बनाई है। अपने आप बनी हुई संपत्ति के बारे में चर्चा करेंगे इस चैप्टर के अंदर। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि इससे पहले वाला जो पार्ट नंबर 11 था, चैप्टर नंबर 14 का जो 11वां पार्ट था, उसमें हम जैव भू रासायनिक चक्रों के बारे में पढ़ रहे थे, या जैव रासायनिक चक्रों के बारे में पढ़ रहे थे। जैव रासायनिक चक्रण के बारे में पढ़ रहे थे। बहुत सारे प्रकार के चक्र होते हैं जो वातावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच में चलते रहते हैं। वातावरण के जो जैविक घटक हैं वो और अजैविक घटकों के बीच कुछ चक्र हैं जो लगातार चलते रहते हैं। हम उन्हीं जैविक चक्रों के बारे में बात करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने एक चक्र पढ़ा था। कौन सा चक्र पढ़ा था? जलीय चक्र, जल चक्र पढ़ा था। वर्तमान में या सॉरी आज का जो हमारा वीडियो है वो किस पर आधारित रहेगा? दूसरा चक्र जिसका नाम है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वायुमंडल में नाइट्रोजन क्या है। तो नाइट्रोजन एक गैस है जिसका प्रतीक चिन्ह N होता है और इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो N इसका प्रतीक है नाइट्रोजन का। इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? परमाणु क्रमांक इसका 7 होगा। बट यदि गैस की बात करें तो गैस में N2 होगा। नाइट्रोजन के दो परमाणु आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ये होगा नाइट्रोजन का एक अणु की संरचना यदि गैसीय अवस्था में देखा जाए तो। इस प्रकार से नाइट्रोजन आपको गैस में मिले, गैस के रूप में मिलेगा। बट नाइट्रोजन की यदि हम सभी गैसों की बात करें वायुमंडल में, वायुमंडल में उपस्थित गैसें, तो नंबर 1 जो नाइट्रोजन आती है वो 78%, 78%। यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो वो 21%। यदि हम CO2 की बात करें तो 0.1%। और शेष बची हुई जो गैसें हैं, जो अदर गैसें हैं, जो अन्य गैसें हैं, वो 0.9%। इस अदर गैसों के में अंदर सारी आ जाती हैं। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जिनोन है, ऐसे करके बहुत सारी जो गैसें हैं अन्य गैसों में शामिल करते हैं। तो मोटा मोटी तौर पर हमारे वायुमंडल में गैसों का ये अनुपात है। यदि इसी अनुपात को आप एक साइकिल के तौर पर देखना चाहें तो हम लगभग यही कहेंगे कि ये जो इतनी प्रतिशत मात्रा में जो गैस है वो नाइट्रोजन है, ये जो बच गई वो ऑक्सीजन है, यहाँ ये वाला है ये CO2 है, और यहाँ पर अदर गैस है। परसेंट 78, 21, 0.3, 0.1 से 3 होता है। ये अलग अलग रेशियो हैं इसके। और 0.9 या 0.7 से 9, इस प्रकार से ये गैसों का अनुपात है। फिलहाल हमें जिक्र करना है नाइट्रोजन का। क्या नाइट्रोजन वायुमंडल में रहती है? क्या 78% नाइट्रोजन है? क्या उसमें कभी कमी आती है या नाइट्रोजन बढ़ती है? किस प्रकार से प्रकृति में नाइट्रोजन बनी रहती है? नाइट्रोजन का चक्र कैसे चलता है? इन्हीं चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि बुक हमें क्या कहना चाहती है। वैसे देखा जाए तो नाइट्रोजन है हमारे शरीर में कहाँ काम आती है, प्लांट में कहाँ काम आती है? तो जो DNA और RNA है
उसमें मुख्यतः नाइट्रोजन होती है। तो डीएनए और आरएनए तो ऐसे न्यूक्लिक अम्ल हैं जो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं या हर सेल्स में होते हैं। तो नाइट्रोजन का तो बहुत बड़ा रोल हो गया, अहम योगदान हो गया। बहुत सारे प्रकार के विटामिन बने होते हैं, प्रोटीन्स भी बने होते हैं। फिर डीएनए और आरएनए तो मुख्यतः इसी के बने होते हैं। तो देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल रहता है नाइट्रोजन का। यदि हम पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों की जो वृद्धि है, उनका जो विकास है, वो नाइट्रोजन पर ही डिपेंड करता है। तो नाइट्रोजन यदि प्लांट को अच्छी मात्रा में मिलता रहेगा तो प्लांट बढ़ता रहेगा, उसमें फल फूल अच्छे आते रहेंगे, फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो नाइट्रोजन का वायुमंडल में बहुत योगदान रहता है। और ये नाइट्रोजन किस प्रकार से पेड़ पौधों को मिलती है, वापस किस प्रकार से इन्वायरमेंट में जाती है, किस किस फॉर्म में हमें मिल सकती है, तो कुछ मैं आपको सूत्र बता दे रहा हूँ जो आपको हमेशा के लिए याद रखने हैं। जैसे कि एक तो सूत्र हो गया नाइट्रोजन गैस की, यदि हम बात करें तो उसका फॉर्मूला है N2। एक इसमें नाम आएगा नाइट्रेट और एक आएगा नाइट्राइट और एक नाम होगा अमोनिया और एक नाम होगा अमोनियम। तो नाइट्रेट का सूत्र हमेशा NO3, नाइट्रेट का NO2 और अमोनिया का होता है NH3 और अमोनियम का होता है NH4। एक नाम और लिख दूं मैं, एमीन, उसका मतलब होता है NH2। तो मोटा मोटी तौर पर आपको ये फॉर्मूले बहुत अच्छे ढंग से याद करने हैं, क्योंकि ये याद होंगी तभी जाकर सारी चीज़ों को आगे के लिए आप अच्छे से समझ पाओगे। नाइट्रोजन गैस है वो N2 है, नाइट्रेट का मतलब NO3, नाइट्राइट का मतलब NO2, अमोनिया NH3, अमोनियम को NH4 कहते हैं और एमीन समूह है, इसका मतलब NH2 है। तो ये शॉर्ट कुछ फॉर्मूले हैं इसके, ये आपको हर समय याद रखने ताकि किसी भी चीज़ को समझने में आपकी कोई दिक्कत न आए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम पढ़ते हैं कि बुक में नाइट्रोजन चक्र के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं, नाइट्रोजन चक्र कैसे चलता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होंगी, तभी सारी की सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। ठीक है बच्चों, तो इन चीज़ों को डेफिनेटली ढंग से क्लियर कर लो, एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लो, देख लो आप। और अब हम पढ़ते हैं अपना मेन चक्र, जिसका उद्देश्य है नाइट्रोजन चक्र पढ़ना। तो आइए पढ़ते हैं कि बुक में नाइट्रोजन चक्र के बारे में क्या है। ये आपकी बुक में टॉपिक 14.4.2 नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हमारे वायुमंडल का 78% भाग नाइट्रोजन गैस है। मैंने आपको पहले ये बताया, डाटा वो याद रखने आपको। ये गैस जो जीवन के लिए आवश्यक बहुत सारे अणुओं का भाग है। ऐसा नहीं है कि हम इससे जिंदा रहते हैं, क्योंकि उसके लिए तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, बट बहुत सारे ऐसे कारक और अणु होते हैं जो नाइट्रोजन से बने होते हैं। ये गैस जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक बहुत सारे अणुओं का भाग है, जैसे प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए तथा कुछ विटामिन। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक अम्ल हैं, डीएनए हैं, आरएनए हैं या कुछ विटामिन किसके बने होते हैं, नाइट्रोजन के बने होते हैं। तो ये डायरेक्टली तो जीवन को प्रभावित नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी चीज़ें इसकी बनी होती हैं जिसका हमें फ़ायदा मिलता। नाइट्रोजन दूसरे जैविक यौगिकों में भी पाया जाता है, जैसे एल्कलॉइड है, यूरिया है। यूरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बहुत पहले कई बार बताया है, फिर भी जब बात निकल आई है तो यूरिया का फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ। NH2, कार्बन डबल बॉन्ड O और NH2, ये यूरिया का सूत्र है, याद रखना बच्चों। जो खेतों में छिड़कते हैं यूरिया फसल को अच्छी करने के लिए, एक प्रकार की जैविक खाद है, सॉरी अजैविक खाद है जो फैक्ट्री में बनाई जाती है, ये यूरिया का सूत्र है। देखो यूरिया में भी नाइट्रोजन होता है, N आया ना नाइट्रोजन, और ये एमीन ग्रुप है, मैंने आपको बताया इसका नाम भी। ठीक है बच्चों, तो ये यूरिया का सूत्र याद रखेंगे, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है बच्चों, तो ये हम यूरिया की बात आई तो यूरिया का सूत्र हमने पढ़ा है। तो यूरिया भी किसकी बनी होती है, नाइट्रोजन की। इसलिए नाइट्रोजन सभी प्रकार के जीवों के लिए एक आवश्यक पोषक है।
तो बहुत सारे प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उसमें नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण रोल है। सभी जीव रूपों द्वारा वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस के प्रत्यक्ष उपयोग से जीवन सरल हो जाएगा। यद्यपि कुछ प्रकार के बैक्टीरिया को छोड़कर दूसरे जीव रूप निष्क्रिय नाइट्रोजन परमाणुओं को नाइट्रेट्स तथा नाइट्राइट्स जैसे दूसरे आवश्यक अणुओं में बदलने में सक्षम नहीं है। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदला जाता है और नाइट्राइट में बदला जाता है। तो नाइट्रोजन परमाणु को पहले नाइट्रेट में बदला जाता है। मैंने आपको पहले बताया नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, NO3। नाइट्रेट का क्या है, नाइट्राइट का NO2। तो डायरेक्ट नाइट्रोजन को काम में नहीं ले सकते। कुछ बैक्टीरिया के पास में ऐसी पावर होती है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में या नाइट्राइट्स में बदल सकते हैं, पर सारे बैक्टीरिया इसमें सक्षम नहीं है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले ये बैक्टीरिया या तो स्वतंत्र रूप से रहते हैं या द्विबीजपत्री पौधों की कुछ स्पीसीज के साथ पाए जाते हैं। स्पीसीज का मतलब जाति। ये जो एक तो शब्द है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये क्या है? तो मैं आपको ये बता दूं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। अच्छे से नोट कर लेना इसको। वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन या N2 फिक्सेशन भी कहते हैं। वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। सब बच्चे अच्छे से लिख लेना इसको। तो ये अधिकांश बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं यानी नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलते हैं, वे या तो स्वतंत्र रूप से रहते हैं या फिर द्विबीजपत्री पौधों की कुछ स्पीसीज के साथ, यानी जो डाइकोट जो पौधे हैं उनकी जड़ों में रहते हैं। साधारणतः ये नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों और फलीदार पौधे होते हैं लेग्यूमिनेसी कुल के प्लांट में। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर नहीं है, लेग्यूमिनोसी कुल। जैसे मैं नाम बताऊँ आपको, 2-4 याद रखना, जैसे कि गंवार फली है, मूंग है, मोठ है जिसके फलियाँ लगती हैं ना, मटर है, चौला है जिसके फलियाँ लगती हैं, उसकी जड़ों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनका नाम राइजोबियम जीवाणु है। लिखूँ मैं यहाँ पर, राइजोबियम। ये वो जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है और द्विबीजपत्री जो पौधे हैं उसकी जड़ों में पाया जाता है। अच्छे से इसको समझना। द्विबीजपत्री जो पौधे हैं उनकी जड़ों में अधिकांशतः यही जीवाणु होता है जिसका नाम क्या है, राइजोबियम। ये क्या काम करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का क्या मतलब है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना। सिंपल भाषा में यदि हम कहें तो यहाँ पर लिखा जाए N2 को किस में कन्वर्ट कर देना, NO3 में। यही नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। इसके लिए कुछ बैक्टीरिया ही ऐसा काम कर सकते हैं, जीवाणु ही। और वो जीवाणु कहाँ रहते हैं, द्विबीजपत्री या फलीदार पौधे या लेगुमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में। उसमें से किसी एक महत्वपूर्ण बैक्टीरिया का नाम मैंने यहाँ लिखा है, राइजोबियम जीवाणु। तो राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। कहाँ रहता है, फलीदार पादपों की जड़ों में रहता है। कुछ फलीदार पौधों के नाम बताओ, कौन से कुल में होते हैं ज़्यादा, लेग्यूमिनेसी कुल में होते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल के प्लांट सारे डाइकोट द्विबीजपत्री होते हैं, ये भी याद रखना है। और जैसे उदाहरण की बात करें तो मूंग है, मोठ है, गंवार है, चौला है, मटर है जिसमें फलियां लगती हैं, सब यही काम करते हैं। साधारणतः ये नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में एक विशेष प्रकार की संरचना, मूल ग्रंथिका, जड़ में गांठ होती है। उस गांठ में, जैसे कि ये जड़ है तो इसमें गांठ के रूप में रहती हैं। देखा होगा कुछ पौधों की जड़ों में गांठें होती हैं, उन गांठों को मूल ग्रंथिका कहते हैं। और इसी के अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में एक विशेष प्रकार की संरचना, मूल ग्रंथिका में पाए जाते हैं। इन बैक्टीरिया के अलावा नाइट्रोजन परमाणु नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में भौतिक क्रियाओं के द्वारा बदलते हैं।
तो किस प्रकार से जो नाइट्रोजन N2 है वो किस में कन्वर्ट होगा, या तो नाइट्राइट में या किस में कन्वर्ट हो सकता है, नाइट्रेट में। बिजली चमकने के समय, जब बरसात का मौसम होता है, जब मेघ गर्जन होती है, बिजली चमकती है, तो उस समय वायु में पैदा हुआ उच्च ताप, वायुमंडल में जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान हाई हो जाता है तथा दाब भी हाई हो जाता है, तो उच्च ताप व उच्च दाब पर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देता है। तो नाइट्रोजन किस में बदल जाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल जाएगा। N2O होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो, इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड कहेंगे, और ये नाइट्राइट है, याद रखना। थोड़ा अंतर है ना इसमें, इसमें नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 2, इसमें नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, इसे क्या कहेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जब तापमान ज़्यादा होगा, दाब भी ज़्यादा होगा, तो नाइट्रोजन किस में बदल जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल जाता है। ये ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक तथा नाइट्रस अम्ल बनाते हैं। जैसे कि बताऊँ मैं आपको किस प्रकार से, ये N2 है तो वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेगी, N2O बना लेती है। फिर ये N2O है वो जल के साथ में, जैसे कि H2O है, उसके साथ में क्रिया करके ये दोनों चीज़ें आपको क्या बनाकर देंगी, नाइट्रिक अम्ल। ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3, याद रखना। नाइट्रिक अम्ल ये आपके आगे काम आएगा। फिर नाइट्रिक अम्ल से आगे देखो क्या होगा, ये ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक तथा नाइट्रस अम्ल बनाते हैं और वर्षा के साथ भूमि की सतह पर गिरते हैं। जब बरसात होती है तो ये अम्ल भूमि पर गिरते हैं, तब इसका उपयोग विभिन्न जीव रूपों द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो बरसात के साथ कहाँ आ जाती है, मिट्टी पर आ जाती है, और मिट्टी पर जो जीव हैं, विभिन्न जीव रूप, वो इसको काम में ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे नाइट्रोजन संयोजी अणु बनाने में प्रयुक्त होने वाले रूपों के निर्माण के पश्चात नाइट्रोजन का क्या होता है, जब नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में या नाइट्राइट में जब बदल जाती है तो उसके बाद में उसका क्या होता है, देखते हैं। सामान्यतः पौधे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को ग्रहण करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते, वे नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट के रूप में लेते हैं, तथा उन्हें अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। अमीनो अम्ल क्या होते हैं, अमीनो अम्ल मिलकर हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। याद रखना बच्चों, प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमीनो अम्लों के बने होते हैं। तो प्रोटीन बनाते हैं जिससे उनकी ऊर्जा मिलेगी। तो ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट जो मिलकर आगे क्या बनाते हैं, अमीनो अम्ल बनाते हैं, जिनका उपयोग प्रोटीन बनाने में होता है। देखो साफ साफ लिखा है। तो प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमीनो अम्ल के। अमीनो अम्ल किसके बने होते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट के। और ये दोनों कहाँ से आते हैं, नाइट्रोजन से। तो देखो नाइट्रोजन का कितना बड़ा योगदान है। हमें प्रोटीन चाहिए, पेड़ पौधों को भी प्रोटीन चाहिए, मनुष्य को भी प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन सीधी तो नहीं मिल रही, आखिरकार कहाँ से आ रही है, नाइट्रोजन से ही तो मिल रही है। कुछ दूसरे जैव रासायनिक विकल्प हैं जिनका प्रयोग नाइट्रोजन वाले दूसरे जटिल यौगिकों को बनाने में होता है। कुछ और भी हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट ही बनाए, कुछ दूसरी चीज़ें भी बन सकती हैं, उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। इन प्रोटीनों और दूसरे जटिल यौगिकों का प्रयोग जंतुओं द्वारा किया जाता है। जब जंतु या पौधे की मृत्यु हो जाती है, मान लो किसी पेड़ ने या किसी जंतु ने नाइट्रेट और नाइट्राइट को ले लिया, फिर जब वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पेड़ हो, तो मिट्टी में मौजूद अन्य बैक्टीरिया विभिन्न यौगिकों में स्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देते हैं। तो मिट्टी में जब बदल जाता है, मिट्टी में जब तब्दील हो जाता है, कोई जंतु मरकर या कोई पेड़ पौधा मरकर, तो मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वो उससे में स्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देते हैं, तथा अन्य तरह के बैक्टीरिया इन नाइट्रेट्स एवं नाइट्राइट को नाइट्रोजन तत्वों में बदल देते हैं। तो वापस नाइट्रोजन किस फॉर्म में आ गई, नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल गई
और नाइट्रेट से वापस नाइट्रोजन में आ गई, तो नाइट्रोजन खत्म हुई या नहीं? नाइट्रोजन, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन बरसात के साथ पेड़ पौधों में गई थी, जानवरों में गई थी, वापस वो उनके मरने के बाद मिट्टी में आ गई और मिट्टी से वापस नाइट्रोजन वायुमंडल में जा रही है गैस के रूप में, तो नाइट्रोजन तो कभी खत्म हुई नहीं ना। इस प्रकार से नाइट्रोजन का चक्कर चलता रहता है, यही तो नाइट्रोजन साइकिल है। इसी प्रकार प्रकृति में एक नाइट्रोजन चक्र होता है, जिससे नाइट्रोजन वायुमंडल में अपने मूल रूप से गुजरता हुआ मृदा और जल में साधारण परमाणु के रूप में बदलता है। तो कभी भी खत्म नहीं होता, ये बार बार उसी चक्कर में चलता रहता है। तथा जीवित प्राणियों में और अधिक जटिल यौगिकों के रूप में बदल जाता है, फिर ये साधारण परमाणु के रूप में वायुमंडल में वापस आ जाता है। इस प्रकार से वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो पेड़ पौधों में आ जाती है, बरसात के द्वारा, बिजली के द्वारा, किसी भी तरीके से वो पेड़ पौधों में आती है, गाय भैंसों में आ जाती है, जानवरों में आ जाती है। जब ये हम सब मर जाते हैं तो वापस मिट्टी में विलीन हो जाती है और मिट्टी से वापस बैक्टीरिया है, इसको वापस नाइट्रोजन में बदल देते हैं। और जब गैस बन जाती है तो सबको पता है गैस हमेशा कहाँ जाती है, ऊपर की ओर, तो फिर गैसीय रूप में वापस वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार से वायुमंडल में नाइट्रोजन का एक चक्कर चलता रहता है और नाइट्रोजन कभी ख़त्म नहीं होती। इस प्रकार से हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा। अब इसी नाइट्रोजन की जो बात थी वो उसको एक हम आरेख से या नाइट्रोजन चक्र के तरीके में पढ़ते हैं, जो आपकी बुक में दिया गया है। तो ये देखिए नाइट्रोजन चक्र, देखते आप, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में बेटा, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो N2 फॉर्म में है, याद रखना, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो रहा है, तो ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो कहाँ आ रही है, हरे पौधों के जीव द्रव्य में। इसे पेड़ पौधे ले रहे हैं, बरसात के माध्यम से ले रहे हैं, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो पेड़ पौधों में आ गई। अब यदि इस पेड़ पौधे को किसी जंतु ने खाया तो इस पत्तियों में नाइट्रोजन था, ये नाइट्रोजन कहाँ चली गई, इस पेड़ पौधे में जो नाइट्रोजन थी वो कहाँ चली गई? यदि जंतु ने खाया तो जंतु में चली गई ना, तो पेड़ पौधे की नाइट्रोजन कहाँ आ गई? जंतुओं के जीवद्रव्य में, जंतुओं की कोशिकाओं में, जंतुओं के शरीर में आ गई। अब देखो दूसरा तरीका, इन जंतुओं के अंदर जो नाइट्रोजन थी किस फॉर्म में थी बेटा? नाइट्रेट के रूप में, NO3 और NO2 के रूप में थी। तो एक तो यहाँ से देखो ये आ गई, ये भी ले सकते हैं, ये इधर से भी आ गई, लेकिन जब ये जंतु मर गया तो इसकी जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया में बदल गई। किस में बदल गई? अमोनिया में। अमोनिया का सूत्र मैंने आपको बताया क्या होता है, NH3। तो यहाँ पर जो नाइट्रेट थी ना या नाइट्राइट थी, तो नाइट्रेट और नाइट्राइट का किस में बदलना? अमोनिया में बदलना, अमोनियोकरण कहलाता है, अमोनिफिकेशन, याद रखना है। या तो पेड़ पौधे की जो नाइट्रोजन है वो किस में बदल गई? अमोनिया में डायरेक्ट, ये अमोनियाकरण है। या पेड़ पौधे की नाइट्राइट है वो किस में जा रही है? पहले जंतु खा रहे हैं तो जंतुओं में, ये स्वाभाविक सी बात है कि पेड़ पौधों को जंतु खाते हैं, तो जंतुओं में आ गई नाइट्रोजन, वहाँ से फिर अमोनिया में बदल गई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। या पेड़ पौधों के अलावा जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आ गई, तो उसका नाइट्रिफिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? नाइट्रिफिकेशन, ये बरसात से होगा। फिर वायुमंडल में वापस इसका नाइट्रिफिकेशन होकर वायुमंडल में क्या बदल गए? इसके नाइट्रेट बन गए। फिर नाइट्रेट से डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है? NO3 का किस में कन्वर्ट होना? N2 में। ये साथ साथ में लिख लेना बच्चों। देखो नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना, ये तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। देखो यहाँ पर, यहाँ की जो नाइट्रोजन है वो यहाँ आ गई, तो नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, लिखा हुआ है यहाँ पर। उल्टा यहाँ पर नाइट्रेट का वापस नाइट्रोजन में बदलना ये डीनाइट्रिफिकेशन है, या इसको डीनाइट्रीकरण कह सकते हो आप। आ रही है बात समझ में? ये उल्टा प्रक्रम हो गया। अब आपके पास में जो अमोनिया है वो नाइट्राइट में बदल रही है, NO2 में बदल रही है, NO2 से किस में बदल रही है? NO3 में, और NO3 से वापस N2 में। तो ये प्रोसीजर आपके समझ में आ रहा है ना अच्छे से, कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में बदल रही है, नाइट्रेट अमोनिया में, अमोनिया फिर नाइट्राइट में, नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में, और नाइट्रेट से वापस नाइट्रोजन। तो ये चक्कर बार बार चलते रहते हैं, यही नाइट्रोजन का चक्कर है, इसे नाइट्रोजन चक्र कहेंगे आप।
तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। वायुमंडल के नाइट्रोजन पेड़ पौधों में किस रूप में, नाइट्रेट या नाइट्राइट। जब पेड़ पौधे से जानवर इसे खाते हैं पत्तों को, तो उसमें भी वो नाइट्रोजन चली गई नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में। वहाँ से फिर अमोनिया में कन्वर्ट हो गई। जब वो गोबर करते हैं तो गोबर के रूप में चली जाती है, मर जाएंगे तो मिट्टी में चली जाएगी। दोनों अवस्थाओं में नाइट्रोजन मिट्टी में जाती है। और नाइट्रेट और नाइट्राइट का अमोनिया में बदलना अमोनियाकरण कहलाती है। तो इन दोनों की जब नाइट्रोजन है वो अमोनिया में तब्दील होगी तो ये अमोनियाकरण, फिर अमोनिया नाइट्रेट में वापस बदल जाएगी। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीवाणु ऐसा वैसे बदल देंगे, अमोनिया का नाइट्रेट में बदल जाएगा, और फिर नाइट्राइट वापस नाइट्रेट में बदल जाएगा, और नाइट्रेट से वापस नाइट्रोजन बनेगी। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन वायुमंडल की वापस चली जाती है। विभिन्न प्रकार की फॉर्म में होते हुए जंतुओं पेड़ पौधों के पास आ रही है, कभी जंतुओं के पास जा रही है, दोनों से ही मिट्टी में जा रही है अमोनिया के रूप में। अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्रेट, फिर नाइट्रोजन, फिर नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, वापस नाइट्रोजन में। तो इस प्रकार से मैंने आपको शुरुआत में इसीलिए ये सूत्र बताए थे कि अमोनिया का सूत्र ये है, नाइट्राइट का ये है, नाइट्रेट का ये है, नाइट्रोजन का ये है, N2 है। तो किस प्रकार से वायुमंडल की नाइट्रोजन वायुमंडल में रहती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती है। तो कुछ चीज़ें आपको क्या याद रखनी है, अभी लिखेंगे आप, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, N2 का NO3 में बदलना, ये क्या कहलाता है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। और उल्टा कर दो इसे, NO3 का N2 में बदलना, इसे विनाइट्रीकरण कहेंगे, ठीक है। और इसका अमोनिया में बदलना, NH3 में बदलना, ये अमोनियाकरण है, या इसको अमोनीकरण कह सकते हो आप। समझ में आ रहा है। और ये पूरी प्रक्रिया ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है वैसे देखा जाए तो। नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रीकरण कह सकते हो। नाइट्रेट का पुनः नाइट्रोजन में बदलना विनाइट्रीकरण, उल्टा हो गया। नाइट्रेट का अमोनिया में बदलना अमोनीकरण या अमोनियाकरण कह सकते हो। तो यही तो चीज़ें थी, आप इसको अच्छे से नोट करना। ये जो नाइट्रोजन साइकिल है, एक बार फिर से आप इसको देखिए, इसको रिवाइज करने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है पेड़ पौधे ले लेते हैं या डायरेक्ट मिट्टी में चली जाती है। तो पेड़ पौधों से जीव जंतुओं में चली जाती है, वहाँ से अमोनिया में बदल जाती है। तो जंतुओं से भी अमोनिया और पेड़ पौधों से भी अमोनिया बनती है, इसे अमोनियाकरण कहते हैं। ये अमोनिया भूमि में मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट में बदल जाती है, नाइट्राइट में, नाइट्राइट वापस नाइट्रेट में, और फिर नाइट्रेट से नाइट्रोजन। तो यहाँ से यहाँ तक बदलने का काम है वो जीवाणु करते हैं। आ रही बात समझ में, कैसे जीवाणु जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। तो बहुत सारे प्रकार के इंपॉर्टेंट जीवाणु होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। हमने कुछ जीवाणुओं का जिक्र भी किया था, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ये देखिए जीवाणु, लेग्यूमिनेसी कुल में या फलीदार पौधों की जड़ों में ही ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते। अच्छे से इन चीज़ों को आप नोट करना, अच्छे से समझने का प्रयास करना। राइजोबियम जीवाणु मेन ये काम करता है, ये आपका नाइट्रोजन साइकिल। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट्स में हमने ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ी हैं। चैप्टर नंबर 14 का ये पार्ट नंबर 12वां था 9th क्लास की यदि हम बात करें तो। जैव रासायनिक चक्रों में हमने 2 चक्र पढ़ लिए हैं, एक जलीय चक्र पढ़ा है, दूसरा आज हमने नाइट्रोजन चक्र पढ़ा। तो नाइट्रोजन चक्र के बारे में मैंने जो सामान्य जानकारी बताई वो आप अच्छे से नोट करो, आपके काम आएंगी ये। ये जो रेशियो मैंने बताया गैसों का अनुपात, इसको भी आप अच्छे से लिखेंगे तो बहुत बेहतर ढंग से आपके समझ में आएगी। ये चीज़ें नाइट्रोजन साइकिल से संबंधित हैं। आगे की क्लासों में 11th-12th क्लास में आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बहुत अच्छे से काम आएंगे आपके। इसलिए ABC यदि चीज़ें सीखी हुई हैं तो आगे आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला यहाँ पर आया था, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। नाइट्रेट, नाइट्राइस, ये चीज़ें जो हमने पढ़ी थी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सारी। देखने में सब एक जैसे से लगते हैं सूत्र, लेकिन नाम सबके अलग अलग हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में अच्छे से उतार कर आप इसको समझने का प्रयास करना। बाकी आगे की चीज़ क्लासों में पढ़ेंगे, जैसे कि यूरिया का फॉर्मूला है, ये भी आप नोट करेंगे, NH2CO NH2।
तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर नंबर 14 का पार्ट नंबर 12वां हमने किया है और इसमें पढ़ा है हमने N2 साइकिल। इसको अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।